Hello friends, welcome to our channel Dream UPSC. So in today's video we will see the entire book list of UPSC CSE. इससे पहले कि हम लोग बुक लिस्ट की तरफ बढ़ें, इस लेसन का एक ब्रीफ इंट्रो ले लेते हैं। बेसिकली हम लोग इस लेसन में देखने वाले हैं सबसे पहली चीज़ तो कि मस्ट रीड बुक्स फॉर यूपीएससी सीएसई। मतलब ये ऐसे बुक्स हैं जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इनको आप किसी दूसरे बुक के साथ सब्सटीट्यूट कर सकते हो बट कंप्लीटली उसको स्किप नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती है तो आपने उसको पूरी तरह से स्किप कर दिया। नहीं, इसमें जो भी मैं बुक लिस्ट बताऊंगा अगर आपको उससे कोई ज़्यादा अच्छी बुक लगती है या किसी बुक के साथ अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो आप उसको उस बुक से सब्सटीट्यूट कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो बट टोटली स्किप नहीं कर सकते। इसमें हम लोग देखेंगे बुक्स विथ हाई कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, मतलब जिसका सीबी रेशियो ज़्यादा हो। इसका मतलब अगर आप 200 पेजेस की बुक पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी होने चाहिए। तभी ऐसा नहीं है कि आपने पूरा एक ग्रंथ पढ़ डाला 1000 पेजेस का और उससे मात्र क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है एक या वो भी नहीं। तो ऐसी बुक्स को हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग ऐसी बुक्स को देखेंगे जिसका कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ज़्यादा हो। सोर्सेज को लिमिटेड रखा है, ज़्यादा एग्जॉस्टिव नहीं। ऐसा सोर्सेज रखा है जिसे आप 5 to 6 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हो ताकि आपको ऑप्शनल और बाकी अदर प्रीलिम्स के टेस्ट पेपर्स, मेंस के टेस्ट पेपर्स के लिए इनफ टाइम, करंट अफेयर्स के लिए इनफ टाइम मिले। तो हम लोग सिर्फ उसी सोर्स को देखेंगे, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स को देखेंगे जो कि एग्जॉस्टिव बिल्कुल ना हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको एक बुक को 10 बारी पढ़ना है रैदर देन रीडिंग 10 बुक्स वन टाइम, क्योंकि एट द एंड आपको एग्जाम में क्या याद रहता है वही मैटर करता है। तो आपको एक बुक को 10 बारी रिवाइज करना है, हालांकि 10 सोर्सेज को एक बार पढ़ने से। तो चलिए बुक लिस्ट सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिस्ट्री। आपको पता है हिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। तो एंशिएंट के लिए आप क्लास 11th की जो ओल्ड एनसीईआरटीज आती है उसको रेफर कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ओल्ड एनसीईआरटीज पब्लिश हुई थी 1999 में। उसके बाद वो रीपब्लिश कब हुई आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, जो भी आपके पास बुक है। तो बहुत सारा डाटा जो है इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चेंज हुआ है, बट उस बुक में जो डाटा है वो बहुत सारा पहले का ही डाटा है। तो आपको ये इंश्योर कर लेना है कि अगर आप ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़ते हो तो उसे किसी और बुक के साथ सब्सटीट्यूट कर लो, ताकि आपको ये पता चले कि अगर कोई फैक्ट या डाटा जो कि उस बुक में पुराना रह गया है, जो कि चेंज नहीं हुआ है, तो उसे आप जब भी नोट्स बनाओ या कुछ भी बनाओ तो उसे चेंज कर सकते हो। सिंपली मेडाइवल के लिए भी आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो इन्हीं बात को आपको ध्यान रखना है कि जो भी डाटा चेंज हुई है वो आपको वहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो किसी दूसरे बुक के साथ जब आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आप वहाँ पे रेफर कर सकते हो। तो मेडाइवल के लिए ओल्ड एनसीईआरटी बाय सतीश चंद्रा, मॉडर्न के लिए या तो आप बिपिन चंद्रा पढ़ लो या स्पेक्ट्रम पढ़ लो, कुछ भी आप पढ़ सकते हो। अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हो तो बिपिन चंद्रा को एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकते हो, अगर आप बिपिन चंद्रा पढ़ते हो तो स्पेक्ट्रम को एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकते हो। जब आपने इन तीनों बुक लिस्ट को कंप्लीट कर लिया है तो अगर आपके पास टाइम है तो आप तमिलनाडु बोर्ड बुक्स को एज ए रेफरेंस, बोथ बुक्स, क्योंकि जो पहला बुक है वो है आपको एंशिएंट एंड मेडाइवल के लिए एंड जो सेकंड बुक है वो है आपको मॉडर्न के लिए, तो दोनों ही बुक्स को आप एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकते हो। मूविंग ऑन टू आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर में प्रॉब्लम यह है कि इसमें कितने भी सिलेबस पढ़ लो वहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ही कम है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपने 10 अलग अलग सोर्सेज से पढ़ा हो फिर भी आपका एक भी क्वेश्चन ना बने, या हार्डली 5 में से आपका एक क्वेश्चन बन रहा है। तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो है आर्ट एंड कल्चर का वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा सोर्सेज को रेफर नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही अनसर्टेनिटी है कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं, इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो इसके लिए बहुत ही लिमिटेड सोर्सेज रेफर करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है एनसीईआरटी, तो रेफर करना ही है। क्लास 11th की एनसीईआरटी है एन इंट्रोडक्शन टू आर्ट, तो उसको हम लोग पढ़ लेंगे आर्ट एंड कल्चर के लिए। एंड सेकेंड इज नितिन सिंघानिया। नॉट कंप्लीट रीडिंग आपको नहीं करनी है, सिर्फ रेफरेंस की तरह इस बुक को यूज़ करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने आर्ट एंड कल्चर को भी देख लिया। अब हम लोग देखते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री को आप वर्ल्ड हिस्ट्री बाय नॉर्मन लोव जो बुक आती है उससे पढ़ सकते हो, या फिर अगर आप क्लासेस ले रहे हो तो आप क्लास नोट्स पढ़ सकते हो, या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के आप नोट्स पढ़ सकते हो। तो ये आप कर सकते हो। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के बुक से अदर पढ़ सकते हो या किसी भी कोचिंग, रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट से पढ़ सकते हो। ज्योग्राफी, अगर किसी भी सब्जेक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर एनसीईआरटीज हैं तो वो ज्योग्राफी के लिए। आप ज्योग्राफी के लिए कुछ भी पढ़ो ना पढ़ो, आपको एनसीईआरटीज जरूर ज्योग्राफी के लिए कंप्लीट करना है। तो क्लास 6 से 12 एनसीईआरटीज जो है वो आपको ज्योग्राफी के लिए पढ़ने हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के ये डाउट रहते हैं कि 6 to 9 एनसीईआरटीज क्या पढ़ना कंपलसरी है। तो ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। अगर आप पहले ज्योग्राफी पढ़ रखा है या आपने ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन किया है या आपको ज्योग्राफी के टर्म्स, बेसिक टर्म्स बहुत अच्छे से याद है, तब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप इसे पढ़ ही लो, क्योंकि इसे पढ़ने में हार्डली 6 to 9 एनसीईआरटीज़ को पढ़ने में हार्डली
तीन दिन 4 दिन काफ़ी है, हाँ 3 दिन 4 दिन काफ़ी है। तो जब आप इतनी प्रिपरेशन कर ही रहे हो तो क्यों रिस्क लेना। मान लो हो सकता है आपने कोई टर्म मिसगाइड हो गया हो, अच्छे से समझा नहीं हो, तो उसके लिए 3 4 दिन में ऐसा कुछ नहीं रखा है। तो आप आराम से आई वुड रिकमेंड कि आप 6 से स्टार्ट कर सकते हो। बट अगेन 9 to 12 हर किसी के लिए मस्ट है। आपने कुछ भी पढ़ रखा हो बट 9 to 12 एनसीईआरटीज आप एकदम स्किप नहीं कर सकते हो। इसके बाद अगर आप चाहो तो ये ऑप्शनल है वैसे जीसी लॉन्ग पढ़ना, बट आप चाहो तो पढ़ सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप पढ़ ही लो। तो जीसी लॉन्ग आप पढ़ सकते हो एंड माजिद हुसैन को आप एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हो। तो ज्योग्राफी के लिए हमारा हो गया सबसे पहला तो एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद जीसी लियोंग ऑप्शनल और एज अ रेफरेंस माजिद हुसैन। इकोनॉमी की तरफ आते हैं। तो इकोनॉमी में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा मतलब अजीब सा डर डर लगता है इकोनॉमी सुनते ही। तो ऐसी डरने की बात नहीं है, आप एनसीईआरटीज से स्टार्ट करो। मे बी आपको एनसीईआरटीज एनसीईआरटीज के टर्म उतने अच्छे से समझ में ना आए। अगर आपको नहीं आ रहे हैं आप एक बार पढ़ के देखो। अगर आपको एनसीईआरटीज के टर्म समझ में अच्छे से नहीं आ रहे तो आप इंडियन इकोनॉमी बाय संकट गणेश एक बुक है जो कि बहुत ही बेसिक बेसिक टर्म्स, जितने भी बेसिक टर्म्स हैं उनको वो कवर करती है। तो अगर आपको एनसीईआरटीज थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हैं जैसा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लगता है, तो आप इंडियन इकोनॉमी बाय शंकर गणेश पहले पढ़ सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो भी बेसिक टर्म्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ मूव ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले उसको पढ़ेंगे, उसके बाद एनी बुक फॉर रेफरेंस, या तो आप रमेश सिंह पढ़ लो, या श्रीराम आईएएस कोचिंग के नोट्स आप पढ़ सकते हो, या संजीव वर्मा आप पढ़ रहे हो तो वो पढ़ सकते हो। ओके, एंड मुरनाल के नोट्स पढ़ सकते हो। तो जो भी आप रेफर कर सकते हो, वो आपको देखना है कि आप किस बुक के लैंग्वेज के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो। अगर आपको श्रीराम आईएएस की नोट्स ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है, आप आराम से उसको पढ़ पाते हो, तो आप उसे रेफर कर लो। आपको रमेश सिंह ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप उसे पढ़ लो। बट पहले आप अपने बेसिक्स को क्लियर कर लो। आइदर शंकर गणेश आप पढ़ सकते हो बेसिक्स के लिए, या एनसीईआरटीज पढ़ सकते हो। अगर आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं है और अगर आप मूव ऑन कर जाते हो रेफरेंस बुक की तरफ, फिर आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है। और यही कारण है कि आप इकोनॉमी को इतना हार्ड मानते हो, जस्ट बिकॉज आप बेसिक्स से उसके गो थ्रू नहीं रहते हो, आपको अच्छे से बेसिक्स पता नहीं रहता है। दैट इज़ वाई। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना ही है आपको, बजट जो भी आता है हर साल उसको आपको पढ़ना ही है। अब आते हैं इन्वायरमेंट पे। तो इन्वायरमेंट के लिए अगर आप क्लासेस ले रहे हो तो क्लास नोट्स पढ़ सकते हो, या किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हो। एंड किसी भी बुक को आप रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकते हो। आई वुड रिकमेंड कि शंकर आईएएस के जो इन्वायरमेंट के नोट्स आते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, तो आप उसे एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकते हो, उसे पढ़ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ना अब हमारा आता है पॉलिटी। तो पॉलिटी तो एज सबको पता है कि एनसीईआरटीज तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि अब क्लास 6 से 9 उतना इंपॉर्टेंट नहीं भी है। बट 11th एंड 12th एनसीईआरटीज को आप स्किप ना करो, यही मैं रिकमेंड करता हूँ। तो एनसीईआरटीज आप पढ़ो। हालांकि इसमें लक्ष्मीकांत की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लक्ष्मीकांत लिखा हुआ है। कोई भी मतलब कोई एनसीईआरटीज अगर नहीं भी पढ़ता है, फिर भी अगर वो इस बुक को पढ़ेगा तो वो ईजिली इस बुक को अच्छे से समझ सकता है। बट आई वुड रिकमेंड कि इट वुड बी बेटर कि अगर आप बेसिक्स, क्योंकि इस बुक में ये तो जाहिर सी बात है कि बेसिक्स को पूरे एकदम अच्छे से लॉन्ग वे में एक्सप्लेन नहीं किया है इन्होंने। तो अगर आप बेसिक्स को एक बार अच्छे से पढ़ लो तो एनसीईआरटीज आई वुड रिकमेंड कि आप स्किप ना करो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर आपके पास टाइम है तो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यू कैन डायरेक्टली मूव ऑन टू दिस बुक लक्ष्मीकांत, आप डायरेक्टली मूव ऑन कर सकते हो। बट आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके पास टाइम है तो आप एनसीईआरटीज पढ़ लो। ओके ओके, नाउ मूविंग ऑन टू साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक में अगर आप क्लासेस लेते हो तो आपके जो क्लास नोट्स हैं वो तो आपके हो ही गए। अगर आप क्लासेस नहीं लेते हो तो किसी भी कोचिंग मटेरियल के आप नोट्स पढ़ लो। आई वुड रिकमेंड, ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एनसीईआरटीज में आप कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है ये आप सर्च कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोचिंग वालों ने बहुत अच्छे से आपको कंपाइल करके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो साइंस एंड टेक के लिए आपको दे दिया है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप साइंस एंड टेक के लिए ज़्यादा एनसीईआरटीज की तरफ ना भागो, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ सकते हो, क्योंकि जनरली साइंस एंड टेक से जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर्स बेस्ड रहते हैं। तो शायद ही मतलब बहुत कम ही या ना के बराबर ही ऐसा क्वेश्चंस रहता है जो कि आपको बेसिक्स से मिलेंगे या फिर एनसीईआरटीज से मिलेंगे। तो मोस्टली ये आपको करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। तो मोस्टली साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर्स बेस्ड रहते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप किसी भी कोचिंग मटेरियल को पढ़ सकते हो। सोसाइटी की तरफ आते हैं। तो क्लासेस अगर आप ले रहे हो तो क्लास नोट्स, और अगर आप नहीं ले रहे हो तो एनसीईआरटीज को रेफर कर सकते हो सोसाइटी के लिए। तो एथिक्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो उसके लिए अगर आप क्लासेस ले रहे हो तो आप क्लास नोट्स पढ़ सकते हो। एक लेक्सिकन की बुक आती है, अगर आप क्लास नहीं ले रहे हो तो लेक्सिकन की बुक से आप पढ़ सकते हो। और आपको प्रीवियस ईयर जो यूपीएससी टॉपर्स हैं उनके आंसर शीट्स देखने हैं कि उन्होंने किस तरह से आंसर को लिखा है। हालांकि ये जनरली आपके पर्सनैलिटी को शो करता है, ये जो एथिक्स का पेपर है। तो आप इन सारे चीज़ों से एथिक्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, सो डिजास्टर मैनेजमेंट को हम लोग देखते हैं। तो अगर आप क्लास
क्लासेस ले रहे हो तो आप क्लास नोट से पढ़ सकते हो, या आप किसी भी कोचिंग मटेरियल से पढ़ सकते हो। और अगर आप नहीं पढ़ रहे हो इससे, तो मैंने आपको बताया था कि माजिद हुसैन को आपको एज ए रेफरेंस यूज़ करना है, तो उसमें भी डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी इसे पढ़ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कुछ है हमारे यूपीएससी की प्रिपरेशन में, तो आपको पता है करंट अफेयर्स, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। तो आपको करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही है। आई वुड रिकमेंड कि जिस दिन से आप अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो उसी दिन से आप एक न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। तो या आप द हिंदू स्टार्ट कर दो या फिर आप इंडियन एक्सप्रेस स्टार्ट कर सकते हो, जिसकी भी लैंग्वेज आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। आपको हिंदू का अगर लैंग्वेज ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप इसे पढ़ लो, इंडियन एक्सप्रेस ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसे पढ़ लो। अगर हिंदी मीडियम के कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आपको ये जानना है कि कौन सी न्यूज़पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। और ये जो मैंने बुक लिस्ट दिया है, तो यहाँ जो भी मैंने लिखा था, इसका अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप डेली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन देख सकते हो, आप किसी भी वेबसाइट के, चाहे आप इनसाइट से देख लो या IS बाबा से देख लो, किसी भी एक वेबसाइट से आप करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन देख सकते हो। फिर योजना या कुरुक्षेत्र जो मंथली मैगजीन्स हैं उनको आप पढ़ सकते हो, और कोई एक मंथली मैगजीन, फिर चाहे वो इनसाइट्स के हों, विजन IS के हों, किसी के भी, तो आप मंथली करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस जो होते हैं उनको पढ़ोगे। एंड एक चीज़ मैं यहाँ लिखना भूल गया, RS TV डिबेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो RS TV डिबेट्स जो रोज़ आते हैं रात में 9-9:30 के आसपास, ज़्यादा देर का नहीं होता, 40 मिनट के आसपास का होता है वो वीडियो, तो जो डिबेट होता है, तो उसे आप वहाँ से देख सकते हो। सो फाइनली ये जो है हमारा, ये बहुत ही बेसिक बुक लिस्ट था, इसे हर किसी को पढ़ना है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग सब्सटीट्यूट करना चाहो तो किसी और बुक से इसे सब्सटीट्यूट कर सकते हो, बट रिप्लेस आप नहीं कर सकते हो। कोई भी टॉपिक को आपको छोड़ के जाना यूपीएससी में रिकमेंडेबल नहीं है, तो आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो लेके ही जाना है हर सब्जेक्ट का, ओके। एंड अगर आपके पास टाइम है तो आप कोई और बुक्स को भी ऐड कर सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि आप एक बुक को ही 10 बारी पढ़ो, बिकॉज रिवीजन इज़ मोर इंपॉर्टेंट। आप 10 सोर्सेज से पढ़ के जाओगे, आपको एग्जाम में याद रहेगा नहीं। सो वहाँ पे आप जो आपने पढ़ा है वो वहाँ पे आप रिप्रोड्यूस करके नहीं आ पाओगे, लिख के नहीं आ पाओगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है वैसे पढ़ने का। तो मैं वुड रिकमेंड कि अपने एक सोर्स को रेफर करो, उन्हें 10 बार रिवाइज करो, और वहाँ पे एग्जाम में यही हेल्प आपको करेगा। तो अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें।